आज की इस वीडियो में हम लोग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सीखेंगे। मतलब संविधान के संशोधन के बारे में हम लोग सीखेंगे। ये जो प्रोविज़न है, प्रावधान है, ये साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अनुच्छेद 368 के तहत और जो कि 20वें भाग में है, पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया गया है, पावर दिया गया है कि वो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को बाय वे ऑफ एडिशन। एडिशन मतलब उसमें संविधान में कुछ ऐड कर सकता है, वेरिएशन मतलब उसमें कुछ घटा बढ़ा सकता है, या रिपील कर सकता है, टोटली उसको हटा सकता है। ये 3 काम कर सकता है किसी भी प्रोविज़न को। लेकिन जो केशवानंद भारती केस 1973 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट किसी भी प्रोविज़न को अमेंड कर सकता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूलभूत संरचना है, उसको अमेंड नहीं कर सकता। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, उसमें टोटल लिस्ट रहेगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 3 टाइप्स का अमेंडमेंट संशोधन किया जा सकता है। 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स किया जा सकता है। पहला है बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा पहला किया जा सकता है। दूसरा बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, और तीसरा है बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ स्टेट। सिंपल मेजोरिटी मतलब साधारण बहुमत के द्वारा, पार्लियामेंट के साधारण बहुमत के द्वारा अमेंड किया जा सकता है। और ये जो दो है, बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, मतलब राज्य के 28 राज्य हैं अगर, तो 14 राज्यों का क्या होना चाहिए, उस पर सहमति होना चाहिए। ये दो, पहला जो है ये बाय सिंपल मेजोरिटी, ये अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ यही दो, बाय स्पेशल मेजोरिटी और हाफ ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ स्टेट, आधा राज्यों का सहमति, यही दो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों के बारे में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। सबसे पहले ये जो दो प्रोविज़न है, बाय स्पेशल मेजोरिटी और बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ हाफ ऑफ स्टेट, इसके बारे में सीखते हैं कि इसका संशोधन कैसे होता है। अनुच्छेद 368 के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। तो प्रोसीजर क्या है, कैसे अमेंड किया जा सकता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो संविधान का संशोधन करने का जो बिल है, वो ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, किसी में भी इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की बात है कि इसको स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब राज्य का स्टेट लेजिस्लेचर है, उसमें राज्यों के जो लेजिस्लेचर है, उसमें इस बिल को इंट्रोड्यूस मतलब पारित नहीं किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में कर सकते हैं या राज्यसभा में बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब ये किसके द्वारा किया जा सकता है, तो मिनिस्टर भी कर सकते हैं या प्राइवेट मेंबर, कोई भी इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट की ज़रूरत नहीं है, मतलब प्रेसिडेंट का पहले से ही सहमति लेना जरूरी नहीं है। ओके, पास्ड इन ईच हाउस विथ स्पेशल मेजोरिटी। देखिए, हर एक हाउस, दोनों हाउस में, मतलब लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों हाउस में क्या होना चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी यहाँ इसका मतलब होता है मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप मतलब उस वहाँ पे कितना मेंबरशिप है, मान लीजिए 100 मेंबरशिप हैं, तो इसका मेजोरिटी चाहिए। इसका मेजोरिटी मतलब 51 लोग, 51 मेंबर्स अगर हामी भरेंगे कि हाँ हम इसके लिए तैयार हैं कि संविधान को अमेंड किया जाए। और मेजोरिटी ऑफ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब दूसरा बात बोल रहा है कि जितने लोग हैं मेंबरशिप हैं, कितने लोग प्रेजेंट हैं, मान लीजिए 90 लोग वहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो उसका 2/3 अगर निकालिएगा तो 30, मतलब 60 मेंबर्स क्या काम करना चाहिए, उसको रेटिफाई करना चाहिए कि हाँ संविधान को संशोधित किया जा सकता है। तो इसका मतलब मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप का मतलब होता है कि 100 मेंबरशिप हैं अगर, तो इसका 50% से ज़्यादा, और टोटल मेंबरशिप मेजोरिटी ऑफ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब होता है कितने लोग प्रेजेंट हैं और कितने लोग वोट कर सकते हैं उस बिल पे, उसका 2/3 निकालिएगा। मान लीजिए 90 हैं तो उसका 2/3 60 होता है। तो इतने लोग मिल के क्या काम कर सकते हैं, वो टोटल मेजोरिटी मतलब स्पेशल मेजोरिटी की कैटेगरी में आता है। ओके, ईच हाउस प्रेजेंट मतलब सेपरेटली, नो प्रोविज़न ऑफ जॉइंट सिटिंग, मतलब अगर दोनों हाउस लोकसभा और राज्यसभा इस बिल को अलग अलग पास करेंगे, अगर ऐसा नहीं हो पास हो पाता है, डेड लॉक हो जाता है, तो कोई भी जॉइंट सिटिंग मतलब दोनों को एक साथ बैठाने का प्रावधान इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के तहत नहीं है, जॉइंट सिटिंग नहीं है।
फिर कह रहा है कि फेडरल प्रोविज़न अमेंडमेंट, हाफ फेडरल प्रोविज़न अमेंडमेंट जो भी मतलब फेडरल है, मतलब ऐसा ऐसा संघीय प्रोविज़न को अमेंड कर रहे हैं, मतलब ऐसा प्रोविज़न जिससे स्टेट को भी इफ़ेक्ट करेगा और यूनियन को भी इफ़ेक्ट करेगा, उसके लिए हाफ ऑफ द स्टेट का हामी ज़रूरी है। मतलब हाफ ऑफ द स्टेट मतलब 14 स्टेट्स, 28 स्टेट्स हैं हमारे पास हमारे देश में, तो 14 स्टेट्स का जो लेजिस्लेचर है सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, सिंपल मेजोरिटी मतलब मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब मान लीजिए 100 हैं, ठीक है, और उसमें से 80 लोग क्या हैं, प्रेजेंट हैं और वोटिंग करने वाले हैं, तो कम से कम 41 मेंबर्स भी इस बिल को पास कर दिए, तो ये क्या हो सकता है, हामी हो गया कि हाँ 14 स्टेट्स ने इस बिल को हामी भर दिया। मतलब फेडरल प्रोविज़न अगर है, फॉर एग्जांपल जीएसटी, जब जीएसटी लाया गया था तो इसके लिए क्या प्रोविज़न था कि 14 स्टेट्स इसमें हामी भरेंगे और जो टोटल मेजॉरिटी है वो भी रहना चाहिए। इस प्रकार से इस फेडरल अमेंडमेंट अगर हो रहा है तो हाफ ऑफ स्टेट्स का भी हामी ज़रूरी होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि आफ्टर पास्ड बाय हाउसेस प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, अगर हाउसेस बोथ हाउसेस ने लोकसभा और राज्यसभा ने इस बिल को पास कर दिया, तब इस बिल को कहाँ ले जाया जाएगा, प्रेसिडेंट के पास ले जाया जाएगा और प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव हिज असेंट टू द बिल। प्रेसिडेंट को एकदम मस्ट है, मैंडेटरी है कि उसको अपना सहमति देना है उस बिल पे। क्यों, वो ना तो विदहोल्ड कर सकता है, ना तो उस बिल को रोक सकता है, ना ही उस बिल को फिर से भेज सकता है कि रिकन्सिडरेशन, कि आप फिर से उस पर विचार कीजिए। ये प्रोविज़न कब लागू हुआ, तो 24वां अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन, जो 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में, इसके द्वारा ये बोला गया कि प्रेसिडेंट को जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उस पर उसका असेंट मतलब सहमति देना ही देना है। ओके, आफ्टर असेंट द बिल बिकम्स एक्ट, जब प्रेसिडेंट उस पर सहमति दे देते हैं तो बिल क्या हो बन जाता है, एक्ट बन जाता है, और इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या हो जाता है, अमेंड हो जाता है, मतलब संशोधित हो जाता है। अब हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि बाय सिंपल मेजोरिटी, जो साधारण बहुमत है या साधारण मेजोरिटी है, इसके द्वारा हमको मालूम है कि ये साधारण मेजोरिटी जो सिंपल मेजोरिटी है ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता है। केवल स्पेशल मेजोरिटी और हाफ स्टेट्स का जो रेटिफिकेशन होता है, यही दो में जो है 368 अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। तो क्या क्या प्रोविज़न है जो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा क्या किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। तो देखिए आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3, ये सब इसमें जो भी प्रोविज़न है वो सिंपल मेजोरिटी से संशोधित किया जा सकता है। अबोलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को यदि हटाना है या बनाना है स्टेट में, उसको भी सिंपल मेजोरिटी के द्वारा। सेकेंड शेड्यूल सिटीजनशिप, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, ये सब को सिंपल मेजोरिटी से आप क्या कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज़, इसको भी आप सिंपल मेजोरिटी से संशोधित किया जा सकता है। इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जो इलेक्शन होता है पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा का और स्टेट लेजिस्लेचर का, इसको भी सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट मतलब संशोधित किया जा सकता है। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर, जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनके सैलरीज कितना होना चाहिए, अलाउंसेस क्या मिलना चाहिए, इस सब को भी कैसे सिंपल मेजोरिटी से आप क्या कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं बाय स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब मैं बता चुका हूँ, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप मतलब 100 हैं तो इसमें से 51 का हामी, और मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, अगर 90 हैं तो इसका 2/3 निकालिएगा तो आपका 60 आता है, इतने लोग का हामी होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन सा प्रोविज़न को आप अमेंड कर सकते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स को अगर अमेंड करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अगर आप करना चाहते हैं, मौलिक अधिकार को या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आप करना चाहते हैं तो आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए।
फिर बोल रहा है कि स्पेशल, तीसरा है स्पेशल मेजोरिटी और हाफ स्टेट रेटिफिकेशन। ये कैसे होगा? तो अगर स्पेशल मेजोरिटी के साथ ये वाला प्रोविज़न हो गया और फिर हाफ स्टेट मतलब आधा स्टेट, 28 में से 14 स्टेट्स हामी भरना चाहिए इसके लिए। तो इसमें कौन कौन सा प्रोविज़न अमेंड किया जाता है? जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, चुनाव है, उसका विधि क्या होना चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस थर्ड वाले अमेंडमेंट प्रोसीजर को अपनाते हैं। जीएसटी, जैसे जीएसटी हम लोग पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि 101st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो 2016 में हुआ था, उसके द्वारा इस प्रोविज़न को लाया गया। अनुच्छेद 368 इटसेल्फ, अनुच्छेद 368 खुद ऐसा प्रोविज़न है जो बाई स्पेशल मेजोरिटी और हाफ स्टेट रेटिफिकेशन के द्वारा इसको अनुच्छेद 368 को अमेंड किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के को अमेंड करना है या हाई कोर्ट को अमेंड करना है, इसको भी स्पेशल मेजोरिटी और हाफ स्टेट रेटिफिकेशन से अमेंड किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, जो लेजिस्लेटिव पावर है, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है स्टेट और यूनियन के बीच, उसको अमेंड करना चाहते हैं तो आपको इस प्रोविज़न से जाना पड़ेगा। और या 7th शेड्यूल को आप इस अमेंड करना चाहते हैं तो आपको भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए और हाफ स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए। तो ये 3 प्रकार का अमेंडमेंट है, जिसमें तीनों में से जो अनुच्छेद 368 है, केवल 2 ही अमेंडमेंट का प्रोविज़न होता है। और ये बाई इस पर सिंपल मेजोरिटी जो है, ये क्या है, आउटसाइड आर्टिकल 368 है।